नमस्कार। डेटा बाइट्स के इस स्पेशल एपिसोड में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं हूं अजय प्रकाश। जैसा कि आप जानते हैं, डेटा बाइट्स का एपिसोड मैं तभी करता हूं जब कोई बड़ी खास या इम्पोर्टेंट खबर होती है जिसको आपके साथ डिस्कस करना मैं ज़रूरी समझता हूं। आज के इस एपिसोड में मैं डिस्कस करूंगा अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का वो स्टेटमेंट जिसमें उन्होंने कहा है कि चीन, भारत और जापान की जो आर्थिक समस्याएं हैं उसका कारण है जेनोफोबिया। अब जेनोफोबिया क्या होता है ये मैं आगे आपको बताता हूं। गूगल पर अगर आप जाकर सर्च करेंगे जेनोफोबिया का मतलब, तो वहां पर लिखा है विदेशी लोगों को नापसंद करना। यानी कि जो इमिग्रेंट्स होते हैं या अप्रवासी लोग होते हैं उन्हें अपने देश में वेलकम नहीं किया जाता है, या वहां की सरकार कुछ ऐसी नीतियां बना देती है जिससे लोग उस देश में आ नहीं सकते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स तो हमेशा से एक इमिग्रेंट फ्रेंडली देश रहा है। अगर आप ये ग्राफिक्स पर ध्यान दें तो नीचे वाला ग्राफिक्स है 1990 का। यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ टॉप 10 कंट्रीज जो जो जहाँ से लोग यूएस को माइग्रेट किए थे। तो 1990 में भारत टॉप 10 कंट्रीज में नहीं था, लेकिन 2022 आने तक भारत टॉप 10 कंट्रीज में की लिस्ट में आ गया था। 1980 में यानी कि 24 साल पहले भारतीय मूल के इमिग्रेंट्स यूएस में केवल 2 लाख के करीब थे। 1990 में ये बढ़कर करीब 4.5 लाख हो गए। सन 2000 में लगभग 10 लाख, और 2019 आने तक लगभग 27 लाख इमिग्रेंट्स आज यूएस में भारतीय मूल के हैं। मैं डेटा ये आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि यूएस जो हमेशा से लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स माना गया है उसमें भारत का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। आज यूएस की इकोनॉमी जहाँ पर पहुंची है उसमें भारतीय मूल के लोग आईटी हो या एजुकेशन हो या मेडिकल फील्ड हो, सब जगह पर उन्होंने एक छाप छोड़ी है जिससे यूएस की इकोनॉमी को बहुत बड़ा फायदा हुआ है। और इसीलिए जो बाइडेन का जो स्टेटमेंट जो उन्होंने दिया है जीनोफोबिया के बारे में, जिसमें आगे उन्होंने ये कहा है हमारी अर्थव्यवस्था के बढ़ने का कारण आप और कई अन्य लोग हैं। क्यों? क्योंकि हम अप्रवासियों का स्वागत करते हैं, यानी कि बाहर के देशों के लोगों को अपने यहाँ आने देते हैं। एक डेटा मैं आपको और दिखा रहा हूं, वो केवल इंफॉर्मेशन के लिए है, इस पर डिस्कशन किसी और दिन करेंगे। भारत से यूएस जाने वाले इलीगल इमिग्रेंट्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 2014 में लगभग 1,500 इमिग्रेंट्स यूएस में पकड़े गए थे, और अभी हाल में 2022 आने तक ये फिगर 7.5 लाख के करीब, 7,25,000 के करीब पहुंच गया है। और ये बढ़ोतरी हुई है एकदम से 2018 के बाद। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि जो बाइडेन के स्टेटमेंट के बाद एक ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन यूएस गवर्नमेंट ने दिया था, जिसमें ये कहा था कि प्रेसिडेंट का मतलब किसी देश को पॉइंट आउट करने का नहीं था, ये एक जेनरिक स्टेटमेंट दिया था, और वो भारत की दोस्ती को सबसे आगे मानते हैं। तो ये तो क्लैरिफिकेशन आना ही था, लेकिन एक बार जो शब्द मुंह से निकल गए तो उससे एक कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है। मोदी सरकार में कुछ मंत्री ऐसे हैं जो डिप्लोमेसी भूल चुके हैं। जैसे ये स्टेटमेंट आया तो जिसको बोलते हैं लॉक स्टॉक एंड बैरल या बैंड बाजे बारात के साथ, जयशंकर उसको उसका खंडन करने लग गए। अब चाहे डोमेस्टिक क्रिटिसिज्म हो, वहां पे निर्मला सीतारामन एकदम से जोर से चीखने लगती हैं, और अगर विदेश में कोई भी टिप्पणी भारत के जरा सी भी अगेंस्ट हो तो ये साहब बगैर सोचे समझे एकदम से चिल्लाना शुरू कर देते हैं। जयशंकर जी ने जो बाइडेन की जीनोफोबिक टिप्पणी को खारिज करते हुए कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा नहीं रही है। विदेश मंत्री के इस खंडन को हर नेशनल और इंटरनेशनल चैनल ने और मीडिया ने और इंटरनेट के हर चैनल ने इसको कैरी किया और इसको सुर्खियों में ही रखा। आप सर्च करेंगे इंटरनेट तो आपको इनका खंडन मिल जाएगा, और इसी जोरदार खंडन की वजह से शायद यूनाइटेड स्टेट्स को
वो स्पष्टीकरण देना पड़ा, जिसमें उन्होंने एक तरह से वो यूएस प्रेसिडेंट का स्टेटमेंट विड्रॉ कर लिया है। हर देश इस तरह के कमेंट का खंडन जरूर करेगा। भारत ने भी किया, चीन ने भी किया और जापान ने भी किया। लेकिन हमारे मंत्री जयशंकर जी ने जिस चीज का रेफरेंस देके इस बात का खंडन किया, वो थोड़ी सी आउट ऑफ प्लेस है। उन्होंने रेफर किया हमारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। उन्होंने कहा कि अगर आप दुनिया का इतिहास देखेंगे तो आप पाएंगे कि भारतीय समाज काफी खुला रहा है, ओपन रहा है। जयशंकर जी ने आगे कहा कि हमारे यहाँ पे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, जिसकी वजह से जो लोग संकट में होते हैं वो भारत आ सकते हैं। वो लोग जिन्हें भारत आने की जरूरत है और वो भी जो भारत आने का दावा करते हैं। अब यहाँ पर फर्क दोनों देशों के इमिग्रेशन में ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीजन बेस्ड इमिग्रेशन नहीं है। वहां पे चाहे कोई भी दूसरी कंडीशन हो, लेकिन आप किस धर्म से आते हैं इससे उनको मतलब नहीं है। जबकि भारत में सीएए है, वो केवल उन माइनॉरिटीज के लिए है जो बाहर के देशों में रहते हैं और जो मुश्किल में हैं। इसमें मुसलमानों को अलग रखा गया है। तो हमारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एक रिलीजन बेस्ड है और वो भी एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ माइनॉरिटीज के लिए है। हमेशा की तरह आप लोगों से निवेदन है कि अगर आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। धन्यवाद। जेनोफोबिया को लेकर जितनी जोर से जयशंकर जी ने खंडन किया था, उतना जोर से उन्होंने हमारी अर्थव्यवस्था संकट में है, इस ये भी जो बाइडेन ने कहा था, इसके बारे में उन्होंने कोई जोर से खंडन नहीं किया है। मेरे को नहीं मिला कोई ऐसा स्टेटमेंट जिसमें उन्होंने ये कहा हो कि देखिए हमारे यहाँ पे इतनी ज्यादा ग्रोथ हो रही है, इतना ज्यादा जीएसटी कलेक्शन हो रहे हैं, हमारी इकोनॉमी संकट में नहीं है। लेकिन इधर बहुत सारा डेटा ऐसा मिल रहा है आजकल जो दिखा रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी धीरे धीरे प्रॉब्लमेटिक जोन में जा रही है। जो बाइडेन ने जो उनके अपने शब्द थे वो ये थे कि इंडियाज इकोनॉमी इज फॉल्टरिंग, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है। और एस जयशंकर इसका खंडन नहीं कर पाए। उसका एक बहुत सीधा सा कारण यही है कि जो बाइडेन ने बोला था वो सही बोला था। इस संदर्भ में मैं आगे अब आपको कुछ भारत सरकार का ही डेटा दिखाऊंगा, लेकिन ये दिखाने से पहले मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछ रहा हूं। ये बताइए कि भारत की इकोनॉमी $1 ट्रिलियन कब पार किया और $2 ट्रिलियन की हमारी अर्थव्यवस्था कब बनी। शायद मैं अगर ये पूछता कि $3 ट्रिलियन कब बनी, वो आपको जरूर याद रहना था। $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमारी 2021 में बनी थी, और वो शायद सबको याद है क्योंकि उसके बाद एक इतना बड़ा प्रोपेगेंडा किया गया, जगह जगह बोला गया कि हम $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी पार कर गए हैं, जैसे कि हमने कोई एवरेस्ट पर चढ़ाई कर दी हो या मोदी जी ने वहां जाके झंडा गाड़ दिया हो। लेकिन 1 और 2 ट्रिलियन कब पार किया वो आपको नहीं पता होगा। मैं बता देता हूं, 2007 में हमारी $1 ट्रिलियन पार की, $1.2 ट्रिलियन बने, और 2 ट्रिलियन हम 2014 में बने जब मोदी जी पावर में आए थे। और जैसे ही $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनी, सरकार हमें बताने लगी कि हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था बन गए हैं। वैसे तो आप कितने बड़े अर्थव्यवस्था है इसका कोई खास फर्क नहीं पड़ता है जनजीवन पर, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड में कोई बदलाव आता नहीं है ज्यादा। लेकिन वैसे अगर आप देखें कि इस यात्रा में किस सरकार का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा, तो वो मनमोहन सिंह जी की सरकार थी यूपीए 1 और 2 में, जब हमारी अर्थव्यवस्था उन 10 सालों में 2.86 टाइम्स बढ़ी थी। और इधर मोदी जी के 10 साल में हमारी अर्थव्यवस्था केवल 1.7 टाइम्स बढ़ी थी। तो कंट्रीब्यूशन यूपीए का कहीं ज्यादा रहा है। प्रोपेगेंडा के बारे में ये मैं आखिरी ग्राफ यहाँ दिखा रहा हूँ आपको।
इसमें मैं दिखा रहा हूँ जीडीपी पर कैपिटा यानी कि प्रति व्यक्ति आय, और ये सबसे ज्यादा मायने रखती है। आप कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था बने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आम जनता के हालात यूपीए सरकार के कार्यकाल के दिनों में ज्यादा बेहतर हुए थे। उन दिनों जो कंपाउंडेड एवरेज ग्रोथ यानी कि हर साल एवरेज ग्रोथ 9.44% हुई थी, यानी कि आपकी आय या मेरी आय हर वर्ष 9.5% बढ़ी थी। और जब मोदी जी आए हैं उनके 10 सालों में जो आय बढ़ी है वो केवल 6.1% बढ़ी है। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि जीडीपी का कंपाउंडेड एवरेज ग्रोथ उन दिनों क्या रहा था, तो 2004 से 2014 तक यूपीए के दिनों में ये 10.95 लगभग 11% रहा था। और मोदी जी के 10 सालों में 2014 से 2024 तक ये 5.85 5.85% रहा था, लगभग उससे आधा। आगे का जो मैं स्लाइड आपको दिखा रहा हूं वो मैंने टाइम मैगजीन से लिए, जिन्होंने अभी हाल में ही अप्रैल 2024 को ये आर्टिकल पब्लिश किया है। लिंक मैंने हर स्लाइड के नीचे दे रखा है। उनके मुताबिक, टाइम मैगजीन के मुताबिक, ये जो धारणा बनी हुई है कि भारत की अर्थव्यवस्था एक चमत्कार है, जो मोदी सरकार ने ऐसा ऐसा फैलाया हुआ है, प्रोपेगेंडा किया हुआ है, उसका रीजन वो कहते हैं कि एक तो सारी इंफॉर्मेशन अब आनी बंद हो गई है, सब लोग टाइट लिप्ट रहते हैं यानी कि अपनी जबान बंद रखते हैं। और दूसरा, एक माहौल सा क्रिएट कर दिया गया है कि हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। और ये कहानी जो मीडिया है, जो गवर्नमेंट से जो फ्रेंडली मीडिया है, जिसे हम गोदी मीडिया कहते हैं, वो इस कहानी को लेके आप तक पहुंचाते हैं। अगली 3 चीजें जो टाइम मैगजीन पॉइंट आउट करती है उसका मैंने आपको ग्राफ और डेटा दिखाई दिया है कि सबसे पहले जीडीपी 1990 के दशक से आज तक सबसे धीमे ग्रोथ मोदी सरकार के 10 सालों में हुई है हमारी जीडीपी के। पर कैपिटा इनकम मैंने आपको दिखाई दिया कि किस तरह से आधा ही बढ़ी है। और लोग जो स्टॉक मार्केट को देखकर आजकल बड़े खुश होते हैं कि इंडेक्स कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, अगर आप इसको एवरेज आउट करके देखें तो टाइम मैगजीन के अनुसार स्टॉक मार्केट रिटर्न भी पिछले 10 सालों से, यूपीए के 10 सालों से कम रहे हैं। मोदी सरकार का प्रोपेगेंडा आपको हर जगह मिलेगा। कुछ ऐसी स्कीम्स हैं जैसे कि डिजिटल इंडिया हुआ, यूपीआई हुआ, आधार हुआ, जनधन अकाउंट्स हुए, ये सारी जितनी स्कीम्स थी ये यूपीए की स्कीम्स थी। आधार, आप अगर आपको याद होगा, नंदन नीलेकैनी थे यूपीए 1 और की सरकार में मंत्री, उस समय आधार कार्ड बने थे। इसी तरह अगर आप डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात करें तो पहला डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर गैस सिलेंडर की सब्सिडी आती थी, ये 2012-13 में जब चिदम्बरम फाइनेंस मिनिस्टर थे तब शुरू किया गया था। बैंक्स में केवाईसी और उसको आधार से जोड़ने का काम यूपीए सरकार ने शुरू किया था, जिसके बेसिस पर मोदी जी ने आके जीरो बैलेंस अकाउंट्स, जो जनधन अकाउंट्स हैं, वो बनाए थे। और इसी तरह इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके और अपना पैसा ऑनलाइन वापस आना, ये भी पिछले 20 सालों से चल रहा है। मोदी सरकार जो जीडीपी ग्रोथ के फिगर्स देती है वो सही है या गलत है, इसके बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। मैं वही फिगर्स लेता हूं जो सरकार रिपोर्ट करती है। लेकिन टाइम मैगजीन के अनुसार जो 8% की जीडीपी ग्रोथ दर दिखाई गई है वो थोड़ा चकित करने वाली है। जीडीपी का कैलकुलेशन जिस डेटा को लेकर किया जाता है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ऐसा उस मैगजीन में कहा गया है। अब मैं अंत में केवल कुछ पॉइंट्स आपको पढ़कर सुना रहा हूं जिसका जिक्र टाइम मैगजीन में किया गया है। लिंक जैसा मैंने कहा दिया हुआ है, आप वहां पर ये पूरा आर्टिकल पढ़ सकते हैं। इस आर्टिकल के अनुसार फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे कंट्री में पिछले दशक में सबसे नीचे आ गए, और ये बात सही है। मैंने एफडीआई पर एक कार्यक्रम भी किया था। प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत कम हो गया है, कंज्यूमर गुड्स मार्केट में बिक नहीं रहे हैं या धीमे बिक रहे हैं। जो इकोनॉमिक स्ट्रेस है वो इतना ज्यादा हो गया है कि लोगों को खाने की चीजें अपने रोजमर्रा में कम करनी पड़ रही हैं। प्राइवेट कंजम्पशन पिछले 20 साल में सबसे ज्यादा कम हो गया है,
और डिपॉजिट कर्ज, इस पे भी मैं पहले बात कर चुका हूं कि बैंक डिपॉजिट किस तरह से बहुत ही नीचे स्तर में आ चुके हैं। ऐसा माना जाता है कि ट्रैक्टर सेल्स जो हमारा रूरल एरिया है उसकी इकोनॉमिक हेल्थ का एक इंडिकेटर होता है। तो ट्रैक्टर सेल्स पिछले 4-5 साल में बहुत ही कम हो गए हैं। हाउस होल्ड सेविंग, घरेलू जो हम लोग बचत करते हैं, वो 47 साल में सबसे नीचे आ गई है। यानी कि घर की सेविंग्स बिल्कुल गायब हो गई। और पिछले फाइनेंशियल ईयर में हमारे एक्सपोर्ट्स 3% कम हुए थे, और क्रूड इंपोर्ट्स, जो कि ये हमारी इकोनॉमी की हेल्थ बताता है कि अगर क्रूड हम ज़्यादा लेते हैं तो यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़्यादा हो रही है, उसमें 14% की गिरावट आई है। और अंत में जो इलेक्शन इश्यू भी बना हुआ है अनएम्प्लॉयमेंट का, कि नौकरियां नहीं है। पिछले 20 साल में हमारे यहाँ ग्रेजुएट्स या उससे हायर डिग्री वालों की संख्या दुगनी हो गई है। उसमें से ऐसा माना जाता है कि 1/3 लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं। और टाइम मैगजीन के अनुसार जो बहुत ही दुखद बात है ये है, क्योंकि यहाँ पे बेरोजगारी है, इसलिए हमारे युवक बाहर जा रहे हैं। यहाँ तक कि यूक्रेन और इजराइल में भी काम करने को राजी हो गए हैं, जहाँ पे लड़ाई चल रही है। और यूएस में इमिग्रेंट्स का 2018 के बढ़ना, ये ग्राफ मैंने आपको दिखाई दिया था, तो उसमें कोई अचंभे की बात नहीं है। जब देश में इतनी बेरोजगारी होगी तो हमारे युवक कहीं भी किसी भी तरह जाने की कोशिश करेंगे। तो जो बाइडेन ने गलत कहा या सही कहा, ये मैं आप पर छोड़ देता हूँ। कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। देखने के लिए धन्यवाद।